असिस्टेंट प्रोफेसर नॉवेल्स पीजी कॉलेज कुसमी गोरखपुर। आज हम लोग जो है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो कास्ट अकाउंटिंग का 2 तारीख को आपका पेपर है, 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर का जो पेपर है उसकी तैयारी के लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। आप मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको जो है प्रत्येक चैप्टर का, और चाहे वो थ्योरी का चैप्टर है और चाहे वो न्यूमेरिकल का चैप्टर, न्यूमेरिकल के चैप्टर में बेसिकली मुख्य रूप से यूनिट कॉस्टिंग, टेंडर, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, लेबर्स और इशू ऑफ मटेरियल्स या मटेरियल कंट्रोल, ये सब न्यूमेरिकल के चैप्टर हैं। इनसे जो है क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि ये देखे हैं पिछले 3 वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है, और कई वर्षों से मैंने ये अनुभव किया है कि प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे जो है पेपर कठिन होते जा रहे हैं। पहले वर्ष नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद थोड़े से जो है कठिन पूछे गए, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो जब आगे बढ़ेगा तो कठिन पेपर तभी होगा जब वो उसमें न्यूमेरिकल को सम्मिलित किया जाएगा। तो आमतौर पे जो है न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए ये देखा जा रहा है कि कॉलेजों में जो है टीचर्स जो है बड़े न्यूमेरिकल पढ़ा नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, और छोटे न्यूमेरिकल पे चर्चा नहीं हो पा रही है। हाँ, बाकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेकर के लोग एमसीक्यू पढ़ा दे रहे हैं, अपना काम इतिश्री कर दे रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको न्यूमेरिकल वाले चैप्टर से भी, थ्योरी वाले चैप्टर से तो आपको एमसीक्यू पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर से जो भी संभावित न्यूमेरिकल हो सकता है उन सब की हम लोग स्टडी किया जाए, ताकि कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आज शुरू करने जा रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग, या जिसको आउटपुट कॉस्टिंग कहा जाता है या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग जो है, जब पहले लिखित एग्जाम होता था तो उसमें हर साल एक क्वेश्चन अवश्य आता था, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो अन्य विश्वविद्यालयों में जहाँ पर लिखित एग्जाम होता है वहाँ के लिए तो खैर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा ही, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम लोग जो है थ्योरी से संबंधित जो एमसीक्यू हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनको पढ़ा जाएगा। यानी पहले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट वगैरह देखा जाएगा, उस पर जो एमसीक्यू है, मेरिट, डिमेरिट, यूजेस, लिमिटेशन, डिफिनीशन, ठीक है, इक्वेशन, इनसे संबंधित जो एमसीक्यू होंगे उसको पढ़ा जाएगा, और दूसरे पार्ट में जो है न्यूमेरिकल को पढ़ा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज, यानी यूनिट कॉस्टिंग को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोसेस कॉस्टिंग अलग होता है बेटा, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ठीक है, क्यों? कारण यह है कि जहां पर एक ही तरह की वस्तु बनाई जाती है वहीं पर जो है ये आपका यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग से जो है कॉस्टिंग का कार्य किया जाता है। सिंगल वस्तु का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट सीमेंट बन रहा है, तो वहां पर क्या बनेगा? केवल सीमेंट ही बनेगा। ठीक है, आप लोग चुपचाप सुनिए, क्योंकि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अगर बातचीत करोगे तो वो वीडियो में सब क्या हो जाएगा, शोर आएगा, इसलिए चुपचाप पढ़िए, ताकि अगर जब वीडियो अपलोड हो तो उस समय जो है शोर ना हो। तो पहला आंसर क्या होगा बच्चों? सिंगल कॉस्टिंग। ये बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग अलग मेथड होता है कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज, यानी यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर उत्पादन, कस्टमाइज, उसके बाद कंटिन्यूअस है, आइडेंटिकल, इरेगुलर और प्रोजेक्ट बेस। देखिए प्रोजेक्ट बेस जहां होता है वो अलग है, अलग, ठीक है, वहां पर हम
बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि कंटिन्यूअस और आइडेंटिकल, यानी कि लगातार प्रोडक्शन हो रहा हो और ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जिसको पहचाना जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज यूनिट कॉस्टिंग। वो कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ये है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस बच्चों जो है जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। फोटोकॉपी वगैरह कहाँ आता है, जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग किसमें होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी ईंटों का निर्माण जो लोग करते हैं वो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का प्रयोग करते हैं। वहां पे ईंट का ही निर्माण होता है और किसी चीज का निर्माण नहीं होता, और सारे ईंट क्या होते हैं, लगभग एक जैसे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सही उत्तर क्या है, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय। बातचीत मत करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कि आपको कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन है, टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। दूसरा है, टोटल कॉस्ट इनटू टोटल यूनिट। तीसरा है, फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स इज डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। बच्चों इसमें पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। यानी टोटल कॉस्ट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने जो है 50 रुपए में 10 आइसक्रीम खरीदा, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपए, और टोटल यूनिट कितना हुआ, 10। तो एक यूनिट का दाम कितना होगा, 5 रुपया। कैसे आया, 50 इज डिवाइडेड बाई 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 5वां, इन यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर फॉर, यानी कि यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत कॉस्ट शीट प्रिपेयर किसके लिए किया जाता है, यानी कि ईच जॉब, जितना भी जॉब है सभी के लिए किया जाता है। ईच प्रोसेस, आप जानते हो कि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग जो है प्रोसेस अकाउंटिंग, जिन वस्तुओं को प्रोसेस करके किया जाता है वहां तो यूज ही नहीं होता है, वो तो प्रोसेस में जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक इवेंट पीरियड। आमतौर पे जो है जब एक ही तरह की वस्तु बनती है तो हमेशा वस्तु बनती रहती है और बिकती रहती है, उसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक होते रहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होते रहते हैं। तो कास्ट शीट जो बनता है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनता है, एक सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक गिवन पीरियड। अगला क्वेश्चन है 6वां, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड। प्राइम कॉस्ट में किनको सम्मिलित किया जाता है। ए है डायरेक्ट मटेरियल ओनली, केवल डायरेक्ट मटेरियल को सम्मिलित किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सी ऑप्शन है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डी ऑप्शन है ऑफिस ओवरहेड ओनली। बच्चों देखो, ऑफिस ओवरहेड जो है वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। टोटल खर्चे को हम कास्ट शीट के अंदर 2 पार्ट में बांटते हैं, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट। तो जितने डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो सब प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है, और जितने इनडायरेक्ट होते हैं वो सब ओवरहेड का हिस्सा होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन खारिज हो गया, वो सही नहीं है। डी ऑप्शन सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने जब ये आपको थ्योरी पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि इन तीनों को जोड़ने से क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनता है। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट कॉस्ट। आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। पहला है ए, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर। जो मशीन ऑपरेटर है उसका वेजेस
ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन सी है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑप्शन डी है रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस। तो देखो बच्चों, वेजेस तो डायरेक्ट लेबर में आता है क्योंकि वो सीधे मशीन को ऑपरेट कर रहा है, आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो ये डायरेक्ट लेबर है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत ही आता है और ये भी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा होता है। डिप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, यही करेक्ट आंसर होगा। ये जो है डायरेक्ट कॉस्ट नहीं माना जाता बल्कि इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो कॉल्ड, फैक्ट्री ओवरहेड को एक किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑप्शन बी सेलिंग ओवरहेड, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब हम ओवरहेड पढ़ाए थे तो बताया था कि 5 तरह का ओवरहेड होता है। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा होता है ऑफिस ओवरहेड, तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड और पांचवा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में सेलिंग से संबंधित खर्चे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जो कमोडिटी पहुंचाया जाता है उससे संबंधित खर्चे आते हैं, ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस से संबंधित खर्चे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन जो संचालन मतलब फैक्ट्री के अंदर जो है सारी व्यवस्थाएं ठीक रहे उससे संबंधित खर्चे आते हैं, और फैक्ट्री में जो है वस्तु बनाने से संबंधित जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो आते हैं। तो एक इसका अलग नाम हो सकता है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। या इसका एक और नाम होता है वर्क ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड भी कहा जाता है और प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टोटल कॉस्ट इन इक्वल, टोटल कॉस्ट इक्वल, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। देखो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हो तो आपको वर्क कॉस्ट मिलता है या फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्राइम कॉस्ट माइनस ऑफिस ओवरहेड। अगर आप प्राइम कॉस्ट में से ऑफिस ओवरहेड को माइनस कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर ये कोई इक्वेशन ही नहीं है, प्राइम कॉस्ट में से ऑफिस ओवरहेड माइनस नहीं होता। अगला है सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचने में प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमको मिलता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर उसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, और फिर जब उसमें ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो जाके मिलता है टोटल कॉस्ट। तो सी ऑप्शन सही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, यूनिट कॉस्टिंग कहाँ सुटेबल पड़ता है? पहला ऑप्शन है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आता है, यूनिट कॉस्टिंग में नहीं आता। दूसरा है फर्नीचर शॉप, ये जो है बैच कॉस्टिंग में आता है। उसके बाद सी है ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो डी ऑप्शन होगा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में ही एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कास्ट शीट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट, यानी कि कास्ट शीट आप क्या कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं? पहला ऑप्शन है टोटल कॉस्ट ओनली, यानी कास्ट शीट प्रिपेयर करते हैं आप टोटल कॉस्ट प्राप्त करने के लिए, ओनली शब्द लिखा हुआ है। फिर लिखा है प्रॉफिट ओनली, यानी केवल प्रॉफिट के लिए। सी है कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस, और डी है शेयर कैपिटल। तो कैपिटल तो फिनेंशियल टर्म में आता है, कॉस्टिंग में आता ही नहीं है। तो तीन ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही होगा, कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं।
क्या होता है बच्चों? वेजेस। देखिए ऑन कॉस्ट नहीं होता है, प्राइम कॉस्ट में तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस सम्मिलित होता है, और ये कन्वर्जन कॉस्ट जो है फैक्ट्री कॉस्ट को कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट का एक अलग नाम वो भी है कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लेबर इकट्ठा करते हैं, तो फिर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या सम्मिलित है? ए ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल, बी ऑप्शन है डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, सी ऑप्शन है सेलिंग एक्सपेंस और डी ऑप्शन है ऑफिस। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कन्वर्जन का मतलब होता है फैक्ट्री से। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब किससे है? फैक्ट्री से। तो सेलिंग तो है नहीं, सेलिंग का संबंध सेलिंग ओवरहेड से है, नीचे ऑफिस था, और डायरेक्ट मटेरियल का मटेरियल कंज्यूम से रिलेशन होता है, तो बी ऑप्शन सही है, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑफिस ओवरहेड इज एडेड टू फैक्ट्री कॉस्ट टू गेट। कह रहा है कि ऑफिस ओवरहेड में फैक्ट्री कॉस्ट को जोड़ने के बाद क्या मिलता है? ऑफिस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को जोड़ने के बाद क्या मिलता है? मैं आपको पूरा प्रोसेस बताया हूं कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है या वर्क कॉस्ट उसको कहते हैं, और वर्क कॉस्ट में जो है हम ऑफिस ओवरहेड को जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एडिंग प्रॉफिट टू। फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि किसमें जो है आप प्रॉफिट को ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस मिलता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में आप जो है प्रॉफिट को नहीं जोड़ते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अभी उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ना होता है, तो टोटल कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल है। पहला है ऑप्शन ए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग का संबंध सेलिंग ओवरहेड से होता है, और दूसरा है पावर एंड फ्यूल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऑफिस रेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑफिस से रिलेटेड होगा। उसके बाद है सेल्समैन कमीशन, ये भी सेलिंग ओवरहेड से, तो ये कौन सा ऑप्शन है? पावर एंड फ्यूल, यानी कि बिजली और तेल का प्रयोग कहाँ होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। तो ये एग्जांपल सुटेबल एग्जांपल है, तो करेक्ट आंसर होगा पावर एंड फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क कॉस्ट इज आल्सो नोन। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क कॉस्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? फैक्ट्री कॉस्ट। चाहे उसे फैक्ट्री कॉस्ट बोलिए और चाहे उसे वर्क कॉस्ट बोलिए। उसी तरह से एक वर्क ओवरहेड होता है और फैक्ट्री ओवरहेड होता है, दोनों में अंतर है बेटा। फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हो तो इसका मतलब है कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दोनों जोड़ने के बाद जो आता है उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं या वर्क कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाता है तो केवल वो क्या है? फैक्ट्री से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन तीनों के जोड़ को हम ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू। देखिए, कभी भी कॉस्ट में जो है एबनॉर्मल चीजों को सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई चाय का दुकानदार है, वो चाय बनाता है, अब दूध जो है रखा बॉइलिंग होकर गिर गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है ना। तो इस कंडीशन में अगर चाय आप 2 कप की जगह 1 कप बने तो कस्टमर पैसे देने को तैयार नहीं होता, तो वो व्यक्तिगत लॉस माना जाएगा उस दुकानदार का। तो कॉस्टिंग में कोई भी एबनॉर्मल चीजों को सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए वो व्यक्तिगत लॉस होता है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
तो ए ऑप्शन होगा कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19, कैरेज इनवर्ड इज ट्रीटेड एज। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जब हम माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो उस गुड्स को अपने स्टोर तक, अपनी दुकान तक, अपनी फैक्ट्री तक लाने के जो खर्चे होते हैं, गाड़ी भाड़ा, उसी को हम क्या करते हैं? कैरेज इनवर्ड। इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक गाड़ी भाड़ा। और जब हम माल बेचते हैं और उस माल को बेचने में यानी जो कस्टमर तक पहुंचाने में जो खर्चा आता है, सप्लाई करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आता है, तो उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा है, और कैरेज इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट खर्चा है। और इसका संबंध किससे होता है? मटेरियल की ढुलाई से होता है। मटेरियल क्या होता है? जिसका यूज करके हम कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें किससे संबंधित है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट सारी चीजें होती हैं और डायरेक्ट लेबर से संबंधित है नहीं, सेलिंग से संबंधित है नहीं, तो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड मेनली ऑन। तारा यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट सामान्यतः मुख्यतः किस पे डिपेंड होता है? पहला ऑप्शन है सेल वैल्यू, दूसरा ऑप्शन है लेवल ऑफ आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है शेयर प्राइस। शेयर प्राइस का कोई मतलब यहाँ नहीं है, और मार्केट डिमांड ओनली। क्या पूछना है? यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड अपॉन कॉस्ट पर यूनिट। अगर मान लीजिए आप ज्यादा मात्रा में वस्तु बनाओगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? कम आएगा। और आपने जितना मटेरियल यूज किया उसमें कम ही वस्तु बन के आएगा, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा। आप इसे एग्जांपल से लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 लीटर दूध में आप जो है 4 कप चाय बनाते हो, तो 35 रुपए का दूध है आधा लीटर, और उसमें कितना चाय बना? केवल 4 ही बना। मान लीजिए 5 रुपए चाय पत्ती लगी, 10 रुपया गैस और चीनी पानी, तो 1 कप चाय की कीमत कितनी होगी? 12.5 रुपये होगी। 50 इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 12.5 पर यूनिट या पर कप टी। अब मान लीजिए उसी में 10 कप बने, तो 10 कप बनेगा तो क्या होगा? 5 रुपये 1 कप का आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 रुपये आएगा। तो ये किस पे निर्भर करता है? लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट का लेवल कितना है। ज्यादा होगा तो पर यूनिट क्या होगा? कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फ्रेट ऑन द रॉ मटेरियल इज इंक्लूड। फ्रेट ऑन द रॉ मटेरियल इज इंक्लूड, यानी कि रॉ मटेरियल के भाड़ा में क्या सम्मिलित है? सेलिंग ओवरहेड। रॉ मटेरियल का संबंध डायरेक्ट से होता है, डायरेक्ट मटेरियल से होता है, इसलिए सेलिंग से तो कोई मतलब है ही नहीं। क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। सी और डी में विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इंडायरेक्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चूंकि बच्चों आपका एग्जाम जो है 3 दिसंबर को है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको जो है एमसीक्यू करा रहे हैं। इतना कम समय में जितना समझा रहे हैं, वैसे समझाने के लिए बहुत कुछ समझाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा है। यदि आपके समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई सुधार का सुझाव होगा तो उस पर हम ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज टू बी एसर्टेन, यानी कि यूनिट कॉस्टिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? क्या आपको एसर्टेन करना है, क्या आपको पता करना है? पहला है ऑप्शन ए टोटल कॉस्ट, ऑप्शन बी प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन कॉस्ट पर यूनिट, और डी ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, नाम क्या है इसका चैप्टर का? यूनिट कॉस्टिंग। यानी आप कॉस्टिंग क्यों करते हो? कि एक यूनिट का दाम हम पता कर सकें, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी वस्तु बनती है वह एक एक सिंगल पीस में बेचा जाता है। तो जब सिंगल पीस में बेचा जाता है तो हमें एक
कमोडिटी का प्राइस तय करना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉस्ट पर यूनिट। यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए इससे टोटल कॉस्ट भी मिल जाता है और शीट से टोटल कॉस्ट भी पता चलता है, हमें प्रॉफिट भी पता चल जाता है, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, फिक्स का से कोई मतलब नहीं होता है। तो कॉस्ट पर यूनिट करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन यूनिट कॉस्टिंग ध्यान दीजिए यहाँ, इन यूनिट कॉस्टिंग यूनिफॉर्म यूनिट शुड बी। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक जैसा, है ना? होमोजेनियस नहीं कह सकते लेकिन मिलता जुलता, है ना? यूनिफॉर्म यानी कि इन यूनिट कॉस्टिंग यूनिफॉर्म यूनिट शुड बी लग्जरियस, होमोजेनियस, मिक्स और कस्टमाइज। देखिए यूनिफॉर्म का संबंध किससे है? होमोजेनियस। होमोजेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं? समरूप। अब जैसे मान लीजिए ईंट भट्टे में ईंट बनता है तो सारा ईंट कैसा होता है? एक ही जैसा होता है। साबुन बनता है तो सब साबुन कैसा होता है? एक ही जैसा होता है। क्यों भैया? आपका लिपस्टिक जो बनता है, ठीक, वो लिपस्टिक सब कैसा होता है? एक ही जैसा होता है ना? क्यों? सब होता है होमोजेनियस। आप उसमें बस कलर पसंद करते हो, लेकिन जो उसका शेप है, आकार है, उसको आप पसंद नहीं करते। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 23 क्वेश्चन हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या सम्मिलित है? ठीक है, फिर से एक बार बता दो आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग पहुंचते कैसे हैं? पहले डायरेक्ट मटेरियल को लेते हैं, मटेरियल कंज्यूम, उसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को लिखते हैं तो हमको मिलता है वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप समझ गए होंगे। और हमसे पूछा क्या गया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आइए देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, ये तो सही है। फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या जोड़ देते हैं? ऑफिस ओवरहेड को जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऑप्शन देख रहे हैं तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट सेलिंग ओवरहेड नहीं जोड़ा जाता, अभी तो वस्तु बनी ही नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट को अगर हम माइनस कर दें, टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट को, तो आता है टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट को माइनस नहीं किया जाता, सेलिंग में से प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट तो सम्मिलित ही नहीं, तो फिर माइनस करने का कोई मतलब नहीं। और डायरेक्ट मटेरियल प्लस सेलिंग, ये भी इक्वेशन गलत है। तो कौन सा इक्वेशन सही है बेटा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट शो कॉस्ट पर यूनिट इज, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, लेजर है, ठीक है, या कौन सा ऐसा अकाउंट है जिससे हमें पर यूनिट के बारे में पता चलता है, कॉस्ट पर यूनिट के बारे में पता चलता है। ट्रायल बैलेंस कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाया ही नहीं जाता, ठीक है, और इससे हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट शीट से हमें पता चलता है। हम पर यूनिट कॉस्ट प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट तो फिनेंशियल टर्म है और लेजर तो किसी भी चीज का बनता है। तो लेजर में हम क्या करते हैं? जो जनरल किया होता है उसको ट्रांसफर करके बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा फिनेंशियल से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या सम्मिलित है? इन चार में से बताना है। देखो बच्चों, ये फैक्ट्री लिखा हुआ है तो इसका संबंध किससे होगा? फैक्ट्री से होगा। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, तो जो फैक्ट्री का मैनेजर है तो किस में जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। ये वेयर हाउस रेंट है। वेयर हाउस मतलब गोदाम का। अच्छा ये बताओ, गोदाम होता कहाँ? वस्तु बनने के बाद गोदाम में रखी जाती है। गोदाम में रख के वस्तु क्या किया जाता है? बेचा जाता है। सी ऑप्शन है
ऑफिस स्टाफ सैलरी। ये ऑफिस लिखा है तो किससे इसका रिलेशन है? ऑफिस से, ठीक है। और डी क्या है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग का संबंध किससे है? एडवर्टाइजिंग से। प्रचार प्रसार कराओगे तो आपकी कम्युनिटी क्या होती है? बिकती है। बातचीत मत करिए, ठीक है। ए लड़की कहाँ सो रही हो? बेटा ए नन्हे मुन्ने बच्चे सो मत। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज ट्रीटेड एज। अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है तो इसे आप क्या ट्रीट करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी मशीन यूज होता है? सेलिंग ओवरहेड। सी ऑप्शन है फैक्ट्री ओवरहेड और डी ऑप्शन है डायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या होगा बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री में ही ज्यादा मशीनें वगैरह यूज होती हैं, डेप्रिसिएशन मशीनों का वहीं पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हिस्सा जो है प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। ऑफिस तो ऑफिस से संबंधित है, फैक्ट्री जो है फैक्ट्री से संबंधित। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ही प्राइम कॉस्ट में आता है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट लेबर को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है टोटल कॉस्ट इज 5 लाख। अगर कुल लागत कितनी है? 5 लाख है। एंड यूनिट प्रोड्यूस 1000। पहला ही नंबर क्वेश्चन जो था वो पर यूनिट कॉस्ट का था। कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट, यानी कुल लागत को जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ उससे डिवाइड करवा दीजिए। तो 5 लाख इज डिवाइडेड बाई 1000। तो बताओ बच्चों 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा? 500। ठीक है, तो एक यूनिट की कास्ट कितनी होगी? 500 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। अगला है यूनिट कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल। फिर से आ गया, यूनिट कॉस्टिंग सर्वाधिक सुटेबल कहां पे होगा? टेक्सटाइल मिल में, हॉस्पिटल में, टेलरिंग शॉप में और स्कूल में। स्कूल तो सर्विस के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आएगा ये। टेलरिंग जो है ये क्या है? जॉब कॉस्टिंग है। जब हम ऑर्डर देते हैं तब तो जाकर के वो टेलर क्या करता है? सिल के हमको देता है। तो ये जॉब कॉस्टिंग हो गया। हॉस्पिटल किस में है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आता है, वो भी सर्विस के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन सही है, टेक्सटाइल मिल। ठीक है, टेक्सटाइल मिल में क्या बनता है? कपड़े बनते हैं ना, क्यों? कपड़ों की बुनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 31 यूनिट आर आउटपुट कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री वेयर। उस इंडस्ट्री में ज्यादा सुटेबल होगा जहां, ठीक है, जहां कहां? तो पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड आइडेंटिकल। जहां प्रोडक्शन क्या हो रहा हो? लगातार हो रहा हो और आइडेंटिकल प्रकार का हो। यही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका है, बी ऑप्शन है प्रोडक्शन इज हाईली कस्टमाइज्ड, ये नहीं है। प्रोडक्शन इज इरेगुलर, ये भी नहीं है। और सर्विस प्रोवाइड इंडिविजुअली, ये भी नहीं है। तो ए ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 द मेन एम ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज डिटरमाइनिंग। यानी कि यूनिट कॉस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैसे डिटरमाइन करोगे? पहला है टोटल कॉस्ट, दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन ओनली। वैसे तो ये सब कुछ कॉस्ट शीट से मिल जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कॉस्ट पर यूनिट। बी ऑप्शन ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 आउटपुट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन। ठीक है, सिंगल या यूनिट कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 यूनिट कॉस्टिंग इज मोस्टली यूज इन, बताना जरा,
हॉस्पिटल तो आप जानते हो, है ना। हॉस्पिटल कहाँ यूज होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसके बाद स्कूल, स्कूल को भी ऑपरेट किया जाता है। स्कूल में कुछ बनाया तो नहीं जाता है, आप पढ़ने आए हो, हमेशा थोड़ी ना कि आपको भट्टी में डाल के आप गोरा हो तो करिया बना के भेज देते हैं, ऐसा तो है नहीं। आप करिया है तो गोरा बना देते हैं। तो स्कूल में भी क्या होता है? सर्विस। बैंक भी क्या है? सर्विस। ये भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ये भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो बचता क्या है? बेकरीज एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। पाव रोटी खाए हो ना आप लोग, ब्रेड सब एक ही जैसा रहता है ना, क्यों? ब्रेड का जो पैकेट लोगे तो सारे ब्रेड क्या रहेंगे? एक ही जैसा रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज कंट्रोल ऑफ लेबर। बी ऑप्शन, कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सी है रिगार्डिंग ओवरहेड्स और डी है टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन के लिए टैक्स अकाउंटिंग किया जाता है और रिगार्डिंग ओवरहेड्स है होता है, रिकॉर्ड होता है, लेकिन केवल इसी के लिए कॉस्टिंग किया जाए ये जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच डॉक्यूमेंट इज जनरली प्रिपेयर अंडर द यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है? जॉब शीट। जॉब शीट कहाँ होता है? जहां पर लेबर काम करते हैं, है ना, वहां पर क्या होता है? जॉब शीट। बैच कॉस्टिंग में होता है तो क्या होगा? कॉस्ट शीट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ए मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग। कह रहा है कि आउटपुट कॉस्टिंग का जो मुख्य महत्व है, मेजर। ए ऑप्शन है हेल्प टू नेगलेशन ऑफ वेजेस, हेल्प डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए जो है एक यूनिट की लागत पता करना। सी है हेल्प कैलकुलेट बैंक लोन लिमिट, ना ये सही नहीं है। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्टिंग किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किया जाता है, इसके लिए कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, हेल्प डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए एक यूनिट का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 38। ए लिमिटेशन ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग इज। आउटपुट कॉस्टिंग की लिमिटेशन क्या है? पहला है कॉम्प्लेक्स एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इन अ सिंगल प्रोडक्ट। दूसरा ऑप्शन है इट इज ओनली यूज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। अरे केवल सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट शीट का प्रयोग होता है, ये सही नहीं है। ठीक है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में वहाँ भी हमें जैसे बस चलती है तो एक सीट पे कितना किराया वसूलना वहाँ भी निकाला जाता है, लेकिन केवल सर्विस इंडस्ट्री में यूज होता है, ये सही नहीं है। और लिखा है इट कैन नॉट प्रिपेयर कॉस्ट शीट, इसमें तो हम कॉस्ट शीट ही प्रिपेयर करते हैं, तो ये सी ऑप्शन भी सही नहीं है। अब डी ऑप्शन देख लिया जाए। डी ऑप्शन है इट इग्नोर मटेरियल कॉस्ट। नहीं, मटेरियल कॉस्ट इग्नोर कर दोगे तो वस्तु कैसे बनेगी? क्यों बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉम्प्लेक्स एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इन सिंगल प्रोडक्ट। देखिए होता क्या है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कई सारे, जैसे अभी मान लीजिए वेयर हाउस का जो है रेंट, ठीक है, या सुपरवाइजर, ऑफिस बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो सभी के लिए होते हैं, है ना। जैसे मान लो मैनेजर है, तो मैनेजर जो है फैक्ट्री में भी देख रहा है, ऑफिस में भी देख रहा है, सेलिंग में देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो कितना समय उसने फैक्ट्री में दिया, कितना समय ऑफिस में ध्यान दिया, या कितना समय सेलिंग में, यह एक टफ कार्य है पता करना। इसलिए एलोकेशन करते समय जैसे मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपया सैलरी है, तो कितना रुपया हम फैक्ट्री में भेजें, कितना रुपया ऑफिस में भेजें, ठीक है, और कितना रुपया अन्य किसी हेड में भेजें, ये एक कठिन कार्य माना
जाता है, जटिल है। ठीक है, तो एक ऑप्शन है, इसकी लिमिटेशन यही है। कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाता है एलोकेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट कॉस्टिंग यूज व्हेन। यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रोडक्ट वेरी वाइडली, ईच प्रोडक्ट इज यूनिक, अनयूनिक, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट अकर और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया था, अभी इसके पहले कई सारे प्रश्न पढ़े हैं कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही जो है यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है और बड़ी मात्रा में जिसका उत्पादन किया जाता है। हम वस्तु प्रोड्यूस करके रख लेते हैं और धीमे धीमे करके क्या करते हैं, बेचते रहते हैं। तो मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडस्ट्री नॉर्मली यूज यूनिट कॉस्टिंग। फिर से बताना है इसमें, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो सामान्यतः जो है यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग करता है ना। कपड़ा बना के रखा जाता है ना, कपड़ा बना के रखा होता है और जब कस्टमर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सेल कर देते हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री होगा बेटा, टेक्सटाइल। बताओ, शिपिंग बिल्डिंग, कोई शिप बना के रखता है क्या? शिप को ऑर्डर दिया जाता है तब बनता है। उसके बाद है इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम पहले से संभव है नहीं है। कोई व्यक्ति जो है पहले से घर बना के नहीं रखा रहेगा, डिजाइनिंग कोई कागज पत्र रखा है, चलो भाई आपके घर में रखना, लाओ चिपका, ऐसा तो नहीं। जब ऑर्डर मिलेगा तब क्या किया जाता है, घर पे जाके इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य किया जाता है। और उसके बाद है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द यूज ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। इनमें से किसी एक में यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग होता है। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा नहीं है। दूसरा है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक, सी ऑप्शन है डिटरमाइन टैक्स लेवल। टैक्स के लिए टैक्स लेवल भी होता है और बैलेंस शीट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी ऑप्शन। ये देखो, ये दोनों फिनेंशियल टर्म, कॉस्टिंग से रिलेशन इनका नहीं है, सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है अकाउंटिंग किया जाता है, एचआरएम अकाउंटिंग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन बचता है। तो ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, आउटपुट कॉस्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर। अब पूछ रहा है कि इनमें से किसमें सुटेबल नहीं है। ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये तो होता ही है ना। दूसरा है कार मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है ऑयल रिफाइनरी और चौथा है कस्टम फर्नीचर। तो देखो बेटा, कार मैन्युफैक्चरिंग में भी कार बनती रहती है, सारी कारें एक जैसी होती हैं। अगर मान लीजिए आप जो है फॉर्च्यूनर खरीदते हो तो जितने मोटे मोटे चक्के एक फॉर्च्यूनर में लगा होता है उतने ही मोटे मोटे चक्के दूसरे भी फॉर्च्यूनर में, ऐसा तो है। लेकिन फर्नीचर क्या है, वो अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी को जो है पलंग चाहिए तो पीछे ज्यादा ऊंचा वाला चाहिए, है ना। किसी को पलंग चाहिए तो उसमें जो है बॉक्स पीछे बना होना चाहिए ताकि वो सोए वहीं पे जो है अपना सारा सामान रखे। महालसी जो लोग होते हैं सब बॉक्स बना के वहीं पे रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। बाकी तीनों जो है, ऑयल रिफाइनरी एक ही जैसा होता है ना, सारा तेल एक ही जैसा होता है ना, क्यों। तो ये ऑयल रिफाइनरी, कार और ब्रिक्स, ये यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। कौन सा नहीं आता, फर्नीचर, कस्टम फर्नीचर, वो भी एक जैसा जो प्लास्टिक का फर्नीचर बना के रखे रहते हैं जिसपे अभी बैठ के आप पढ़ रहे हो, ऐसे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, जो फर्नीचर का मतलब ये है कि हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसे कस्टम करवाते हैं कि भाई देखिए मेरे घर का साइज इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो हमें इस हिसाब से फर्नीचर चाहिए। ठीक, तो वो किस में आएगा, जॉब कॉस्टिंग में, बैच कॉस्टिंग में, बैच कॉस्टिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लिमिटेशन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज दैट। एक और लिमिटेशन का क्वेश्चन आ गया, अप्लाई ओनली फॉर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट टाइप्स।
ये तो लिमिटेशन नहीं है, ये तो विशेषता है इसकी। फिर है क्या है प्रश्न, वन लिमिटेशन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज दैट इट अप्लाई ओनली द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट टाइप, यानी केवल ये एक ही तरह की वस्तु पे अप्लाई होता है। ठीक, दूसरा कह रहा है प्रोवाइड इन एक्यूरेट कॉस्ट डेटा। सी ऑप्शन है कैन नॉट कैलकुलेट लेबर कॉस्ट और डी ऑप्शन है कैन नॉट एलोकेट मटेरियल कॉस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ए ऑप्शन सही होगा कि अप्लाई ओनली टू यूनिफॉर्म प्रोडक्ट टाइप, यानी कि ये वहीं पे अप्लाई होगा जहां एक तरह की वस्तु बनती है। अगर दो तरह की वस्तु बनने लगी वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई कि ये एक ही जगह प्रयोग किया जा सकता है। यूनिट कॉस्टिंग फोकस मेनली ऑन एस्टिमेटिंग प्रॉफिट और कंपेयरिंग यूनिट वाइज एंड टोटल कॉस्ट रिगार्डिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग और रिगार्डिंग टैक्स। देखो ये दोनों तो खारिज हो जाता है पहले ही, क्योंकि ये फिनेंशियल टर्म में यूज किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, वन इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग इज। पहला ऑप्शन है हेल्प टू एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है हेल्प प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी देखिए इसकी हेल्प से, तीसरा है हेल्प जो है नेगोशिएट रेंट और चौथा ऑप्शन है रिड्यूस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बच्चों, हेल्प एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट। 2:30 बज गया क्या, अच्छा ठीक है, बस 3-4 क्वेश्चन है, बस छोड़ ही रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट शीट प्रिपेयर अंडर यूनिट कॉस्टिंग जनरली इंक्लूड ओनली फिक्स कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आप जानते हैं एलिमेंट के सभी कॉस्ट को इसमें सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और क्वेश्चन नंबर 48 है आउटपुट कॉस्टिंग हेल्प मैनेजमेंट टू, यानी आउटपुट कॉस्टिंग मैनेजमेंट को कैसे सहायता पहुंचाता है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, फाइलिंग जीएसटी रिटर्न और मेंटेन अटेंडेंस और प्रोसेस सैलरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि कौन सा इसमें मुख्य रूप से डिसएडवांटेज इसका है। पहला है डिफिकल्टी टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, यही है बच्चों, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ये डिफिकल्ट होता है एलोकेशन करना अलग अलग संसाधनों का अलग अलग हेड में, फैक्ट्री ओवरहेड में, सेलिंग ओवरहेड में, ऑफिस ओवरहेड में। क्वेश्चन नंबर 50, मटेरियल कंज्यूम इज, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज प्लस डायरेक्ट वेजेस। तो देखो बेटा यहाँ डायरेक्ट वेजेस आ गया है, डायरेक्ट वेजेस तो अलग होता है, ठीक है, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन ए जो है क्या है, सही है, ठीक है। तो अब 2:30 बज गया है, छुट्टी का टाइम हो गया, इसलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, थोड़ा जल्दी पढ़ाया हूँ ताकि आप मुझे अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर सको। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगला वीडियो जो है टाइम से मिल सके। चैनल को शेयर करिए, धन्यवाद।